Good morning students. Welcome to all of you in our economics class. तो आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी कि एक इकोनॉमी के अंदर क्या क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने रीड किया था कि हमारी जो इकोनॉमी है वो टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है, माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि जो हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं या फिर कोई भी फर्म होती है उसको इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी किया जाता है, यानी कि किसी भी एक फर्म के बारे में स्टडी करना या फिर किसी भी एक इंडस्ट्री के बारे में स्टडी करना। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, हम फुल इकोनॉमी को इसके अंदर स्टडी करते हैं, यानी कि जैसे इंडियन इकोनॉमी को लेकर चलते हैं कि पूरी इंडिया की इकोनॉमी के उसके अंदर स्टडी किया जाता है। जैसे इंडिया के अंदर बेरोजगारी की समस्या होगी या फिर रिसोर्सेज की कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो हमारी जो इंडिविजुअल इकोनॉमी होती है यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक प्रोड्यूसर के सामने क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उन प्रॉब्लम्स के बारे में आज हम रीड करते हैं। तो उसी से रिलेटेड आज हमारा ये चैप्टर है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है, किसी भी इकोनॉमी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो हर एक सिटीजन की जो नीड्स होती हैं उनको पूरा कर सके। तो उन नीड्स को पूरा करने के लिए उसके पास सिलेक्टेड रिसोर्सेज होते हैं, तो उन रिसोर्सेज को यूज करने के लिए उसके सामने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। उन प्रॉब्लम्स के बारे में ही आज हम स्टडी करेंगे। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, सिलेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम उनका कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे उनका बेटर यूटिलाइजेशन करके हम मैक्सिमम नीड्स को पूरा कर सकें। तो एक प्रोड्यूसर के सामने यही प्रॉब्लम आती है कि वो जो रिसोर्सेज हैं उसके पास उनका वो कैसे बेस्ट अल्टरनेटिव यूज करता है और किस तरीके से वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को सेटिस्फाई वहाँ पर कर पाता है। तो एक प्रोड्यूसर के सामने जब वो फर्म को एस्टेब्लिश करना चाहता है या फिर किसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है तो 3 प्रॉब्लम्स उसके सामने अराइज होती हैं। तो वो 3 प्रॉब्लम्स हैं वो किस वजह से अराइज होती हैं, सबसे पहले हम उन कोजेस के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट कोज होता है हमारा अनलिमिटेड वांट्स कि जो हमारी नीड्स होती हैं, जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर पाता। उसकी अगर एक नीड्स पूरी हो जाती है तो उसके अंदर दूसरी नीड को पूरी करने की इच्छा जागृत होती है, यानी कि उसके अंदर डिजायर होती है कि एक इच्छा उसकी पूरी हो गई है अब वो दूसरी को पूरा करना चाहता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि कुछ टाइम पहले इंडिया के अंदर जो आपके टीवीज थे, कलर टीवीज थे, उनकी इतनी डिमांड नहीं थी। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो उसी तरीके से जो आपकी डिमांड्स है वो बढ़ती जा रही हैं। तो इसीलिए जो हमारी नीड्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, वो हम टाइम टू टाइम उनके अंदर चेंजेस होता रहता है, वो बढ़ती रहती हैं। सेकंड जो कारण होता है वो क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज कि कोई भी इकोनॉमी है उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि जो हमारे पास स्रोत होते हैं या फिर जो भी हमारे पास फैक्टर्स हैं वो लिमिटेड होते हैं, हम चाहकर भी उनको बढ़ा नहीं सकते। उनके अंदर क्या होता है कि जो हमारी डिमांड है वो तो ज़्यादा होती है और जो हमारी सप्लाई है वो कम होती है, इसीलिए जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए वो कम होते हैं। थर्ड जो कॉज होता है वो होता है अल्टरनेटिव यूज, यानी कि किसी भी कमोडिटी के जो यूज होते हैं वो अल्टरनेटिव यूज हो सकते हैं, वैकल्पिक प्रयोग, यानी कि एक रिसोर्स को हम बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम मिल्क का एग्जांपल लेकर चलते हैं, दूध का, कि दूध से हम दही भी बना सकते हैं, मक्खन भी बना सकते हैं, पनीर भी बना सकते हैं। तो एक प्रोड्यूसर को डिसाइड करना पड़ता है कि उसके पास जो भी रिसोर्सेज है वो उनका किस तरीके से यूज कर सकता है या फिर किस प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो उस रिसोर्स का यूज कर रहा है। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को लेकर उसके सामने यही कोज होते हैं, जो 3 प्रॉब्लम्स है उसके सामने अराइज होती हैं। तो मेन जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती हैं जिनको हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स भी कहते हैं, 3 प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे पास इकोनॉमिक सेंट्रल प्रॉब्लम। सबसे पहले फर्स्ट होता है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, यानी कि कोई भी प्रोड्यूसर सबसे पहले यह सोचता है कि उसको क्या प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस करना है। यानी कि हम मानकर चलते हैं कोई भी प्रोड्यूसर मार्केट के अंदर नया नया आता है तो वो सोचता है कि उसको कौन से प्रोडक्ट को बनाना चाहिए। सबसे पहले वो डिसाइड करता है, अगर उसके पास कैपिटल कम है यानी कि उसके पास पैसा कम है तो वो किसी नॉर्मल प्रोडक्ट को बनाएगा। अगर उसके पास अच्छी खासी कैपिटल है, अच्छा पैसा है, तो वो कैपिटल गुड्स को भी बना सकता है। कैपिटल गुड्स माने कि जो हमारी जैसे कार होगी या फिर मशीनरी से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्शन हो गया वो उसको कर सकता है। तो जैसे उसके पास कैपिटल होती है उसी तरीके से वो प्रोडक्शन करता है। उसके बाद है इसके अंदर हाउ मच टू प्रोड्यूस, कि यानी कि जो वो प्रोडक्शन कर रहा है, जो प्रोडक्ट उसने डिसाइड किया है तो उसकी क्वांटिटी क्या हो सकती
सकती है। जिस तरीके से मार्केट के अंदर डिमांड हो सकती है प्रोडक्ट की, उसी तरीके से वो क्वांटिटी को डिसाइड कर सकता है। जो क्वांटिटी होगी वो इस तरीके से प्रोड्यूस करेगा कि मार्केट के अंदर उसकी पूरी सेल्स हो सके। तो सेल्स के लिए जैसे उसके कस्टमर्स होते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करता है कि मार्केट के अंदर जो क्वांटिटी है, यानी कि हाउ मच टू प्रोड्यूस, कि कितने क्वांटिटी के अंदर वो प्रोडक्ट को बनाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम उसके सामने क्या आती है, हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो किस टेक्निक के द्वारा प्रोड्यूस किया जाए या फिर उसको बनाया जाए। जैसे आपको दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि कोई एक बड़ी कैपिटल वाली कंपनी भी हो सकती है, नॉर्मल कैपिटल वाली कंपनी भी हो सकती है। जैसे आपकी 2 टेक्निक होती हैं, लेबर इंटेंसिव या फिर मशीनरी टेक्निक। तो आपके जो लेबर इंटेंसिव यूनिट होती है या फिर लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है, उसके अंदर क्या होता है कि हम लेबरर्स से ज़्यादा काम करवाते हैं। और जो आपकी टेक्निक इंटेंसिव यूनिट्स होती है उसके अंदर क्या होगा कि जो आपकी मशीनें हैं उनके ज़्यादा काम करवाया जाता है। यानी कि जो अगर कैपिटल कम है किसी भी कंपनी के पास तो वो क्या चाहेगी कि सस्ते साधनों के साथ वो प्रोडक्शन करे, और किसी कंपनी के पास अगर कैपिटल ज़्यादा है तो वो क्या चाहेगी कि मशीनरीज के साथ ज़्यादा वर्क करवाया जाए, क्योंकि उसके पास इतनी कैपिटल है कि वो मशीनरीज को अरेंज कर सकती है। अगर किसी कंपनी के पास नॉर्मल कैपिटल है तो वो दोनों यूनिट्स को भी यूज कर सकती है, लेबर इंटेंसिव यूनिट्स को भी और मशीनरीज को भी। थर्ड प्रॉब्लम उसके सामने क्या आती है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी कि जो प्रोडक्शन है वो किसके लिए किया जाए। इसके लिए वो जो हमारी पॉपुलेशन होती है या फिर हमारी मार्केट होती है उसके अंदर पुअर पीपल या फिर रिच फैमिलीज के अंदर उनको डिवाइड कर लेता है। तो प्रोड्यूसर सोचता है कि जो उसने प्रोडक्ट बनाया है वो किस फैमिलीज के लिए बना रहा है, रिच फैमिलीज के लिए या फिर पुअर फैमिलीज के लिए। वो अगर रिच फैमिलीज के लिए बनाता है तो वो सोचेगा कि जो उसकी जैसे पुअर पीपल होते हैं तो वहाँ पर सोशल एस्पेक्ट आ जाता है कि रिच फैमिलीज के लिए ही ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, या फिर वो ये सोचता है कि जो सोशल एस्पेक्ट है वो भी अराइज ना हो। तो इसीलिए वो क्या करता है कि ऐसा प्रोडक्ट सोचता है कि जिसके लिए मार्केट के अंदर उसकी जो सेल्स है वो अच्छे से हो जाए और हर एक कस्टमर उसका प्रोडक्ट को यूज कर पाए। तो इसके अंदर इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन को देखा जाता है। इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो हर एक कस्टमर तक पहुंच पाए, यानी कि हर एक कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीद सके। और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है कि जो आपके पास रिसोर्सेज है जैसे लैंड, लेबर, बिल्डिंग, तो उन कैपिटल उन सभी रिसोर्सेज का आप अच्छे तरीके से यूज कर पाओ। तो इस तरीके से प्रोडक्शन किया जाता है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो अच्छे तरीके से मार्केट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो सके। नेक्स्ट है हमारा पीपीसी कर्व, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व। तो हमारे पास जो 3 प्रॉब्लम्स थी, यानी कि जो 3 इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम थी, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, यानी कि जो आपका प्रोडक्शन है वो किस तरीके से किया जाएगा, फॉर हुम टू प्रोड्यूस और व्हाट टू प्रोड्यूस। तो वो जो हमारी 3 इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स थी अब हम उसको पीपीसी कर्व के द्वारा शो करते हैं, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जो पीपीसी बोलते हैं हम, वो क्या होता है हमारा उत्पादन संभावना वक्र, यानी कि जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो हम एक कर्व के द्वारा उसको शो करते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व क्या होता है, इसके अंदर हम मानकर चलते हैं कि जो हमारी टेक्निक होगी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की वो स्टेबल रहेगी। इसके अंदर 2 कमोडिटीज के कॉम्बिनेशंस को शो किया जाता है कि किस तरीके से 2 कमोडिटीज के बीच में कॉम्बिनेशंस बनाकर आप प्रोडक्शन कर सकते हो। तो एजम्पशंस दी हुई है हमारे पास पीपीसी कर्व की, क्या एजम्पशंस हो सकती हैं। सबसे पहले फर्स्ट एजम्पशन है हमारी फिक्स्ड क्वांटिटी, कि हम मानकर चलते हैं कि जो भी प्रोडक्शन होगा उसकी फिक्स्ड क्वांटिटी रहेगी। पहले से ही हम सोचकर चलेंगे कि हमने 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, 30 या फिर 40 यूनिट्स, तो जो क्वांटिटी होगी पहले से ही फिक्स्ड रहेगी। सेकंड होता है हमारे पास फुलर यूटिलाइजेशन, यानी कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं जैसे लैंड, लेबर, बिल्डिंग हो गया, कैपिटल हो गया, तो आप उनका फुल यूटिलाइजेशन करोगे, कि आप किसी भी रिसोर्सेज को अनयूटिलाइज नहीं कर सकते कि आप उस रिसोर्सेज की वेस्टेज करोगे, क्योंकि आपको वहां पर मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है। नेक्स्ट होता है हमारा कॉन्स्टेंट टेक्निक, कि जो हमारी टेक्निक है वो कॉन्स्टेंट रहेगी। अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज कर रहे हो तो वही यूज होगी, या फिर आप मशीनरीज को यूज कर रहे हो तो वही टेक्निक उसके अंदर यूज की जाएगी। आप प्रोडक्शन के बीच में टेक्निक को चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारी एजम्पशंस होती है मान्यता 2 गुड्स, यानी कि आप सिर्फ 2 कमोडिटीज का ही प्रोडक्शन कर सकते हो। जैसे आपके पास कोई भी एक खेत है उसके अंदर हम सिर्फ वीट या फिर राइस का ही प्रोडक्शन करेंगे, किसी थर्ड कमोडिटी का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो जो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व है उसके अंदर हम क्या मानकर चलते हैं कि जो हमारी कमोडिटीज होंगी वो 2 कमोडिटीज हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि हम वीट और क्लॉथ का
जो प्रोडक्शन है वो किया जाता है। तो हमें कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं। सबसे पहले है हमारे पास गुड्स। तो गुड्स के अंदर हमारे पास 2 गुड्स हैं, जैसे व्हीट एंड क्लोथ्स। व्हीट एंड क्लोथ्स के अंदर अब कॉम्बिनेशंस हमें दिए हुए हैं। जैसे एक कॉम्बिनेशन के अंदर हम मानकर चलते हैं कि हम जो व्हीट है उसके 12 यूनिट्स का प्रोडक्शन करते हैं, तो क्लोथ्स के किसी भी यूनिट का प्रोडक्शन नहीं किया जा रहा। उसके बाद जो आपका सेकंड कॉम्बिनेशन है उसके अंदर हम क्या मानकर चलते हैं कि जो हमारा प्रोडक्शन है उसके अंदर 10 यूनिट्स हम व्हीट की यूज कर रहे हैं, 2 यूनिट्स हम क्लोथ्स की यूज कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड कॉम्बिनेशन हो सकता है सी कॉम्बिनेशन के अंदर कि हम 8 यूनिट्स प्रोडक्शन के अंदर व्हीट की यूज कर रहे हैं, 4 यूनिट्स हम क्लोथ्स की यूज करेंगे। डी कॉम्बिनेशंस के अंदर हो सकता है कि हम 6 यूनिट आपके व्हीट की प्रोड्यूस की जा सकती हैं और क्लोथ्स की आपकी 6 यूनिट्स हो सकती हैं। तो इस तरीके से पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि आप अगर एक कमोडिटीज को बढ़ाना चाहते हो तो दूसरी कमोडिटीज को आपको कम करना पड़ेगा। जैसे हम जो भी रिसोर्सेज थे हमारे पास, टोटल रिसोर्सेज, उन सभी को कहाँ पर यूज कर रहे हैं, व्हीट के अंदर। जो क्लोथ्स हैं उसका कोई भी प्रोडक्शन नहीं किया जा रहा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमें क्या बताता है कि अगर हम व्हीट के प्रोडक्शन को कम कर देते हैं तो वहां पर क्लोथ्स के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। उससे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन भी हमारा यही शो कर रहा है कि जैसे हम व्हीट के प्रोडक्शन को कम करेंगे तो हमारा क्लोथ्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। यानी कि एक कमोडिटी के प्रोडक्शन को बिना कम किए आप दूसरी कमोडिटी के प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकते। ये प्रोडक्शन किस वजह से नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज के द्वारा ही हम किसी भी एक यूनिट को कम करके दूसरी यूनिट्स को ज्यादा कर सकते हैं। तो जो हमारी 3 प्रॉब्लम्स होती हैं उसको इसके द्वारा शो किया जाता है कि किस तरीके से पीपीसी कर्व के द्वारा हम अपनी प्रॉब्लम्स को शो करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम थी हमारी व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, कि आपको क्या प्रोडक्ट यूज करना है, कितनी क्वांटिटी के अंदर उसको प्रोड्यूस किया जाएगा। तो फर्स्ट प्रॉब्लम यही थी, what to produce and how much to produce। तो देखिए ये हमारा हो गया, करो इसके अंदर शो करेंगे। जैसे ओ एक्स एक्सिस पर हम ले लेते हैं व्हीट का प्रोडक्शन और ओ वाई एक्सिस के ऊपर होगा हमारा क्लोथ्स का प्रोडक्शन। ये हो गया हमारा पीपीसी कर्व, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व। जो पीपीसी कर्व होता है हमारा, जैसे देखो ये हमारा क्या है, ओरिजिन के कन्वेक्स होता है, कनकेव होता है कि जो हमारा स्लोप होगा वो डाउनवर्ड होगा इसके अंदर, ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है। क्योंकि हम जैसे पहले सारे के सारे फैक्टर ओवाई यूनिट के अंदर यानी कि क्लोथ्स के अंदर हमने यूज कर दिए हैं। जैसे जैसे क्लोथ्स के प्रोडक्शन को कम करेंगे वैसे वैसे हम जो व्हीट का प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकते हैं। इसीलिए इसका जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है। नेक्स्ट इसकी जो फीचर होती है ये कनकेव होता है, यानी कि जो ओरिजिन ओ पॉइंट है उसके ये कनकेव होता है, नीचे की तरफ आता हुआ होता है। इसके अंदर भी यही कारण होता है कि जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और अगर हम किसी दूसरे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो हमें एक प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। तो इसी वजह से इसके ऊपर ये दोनों फीचर अप्लाई होते हैं कि आप जितनी क्वांटिटी उसके अंदर प्रोड्यूस कर रहे हो तो टोटल क्वांटिटी के अंदर एक कमोडिटी की क्वांटिटी को कम करके ही आप दूसरी कमोडिटी की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट था उसके अंदर जो आपकी सेकेंड प्रॉब्लम थी इसके द्वारा शो की जाती है, वो थी हमारी हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो वो किस तरीके से की जाएगी, उसके अंदर किस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर क्या है कि आपकी जो टेक्निक है वो किस तरीके से यूज की जा रही है। हमने एजम्पशंस के अंदर भी हम मानकर चलते हैं कि जो हमारी टेक्निक है वो कांस्टेंट रहती है, यानी कि उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता। तो कांस्टेंट टेक्निक के अंदर हम देखते हैं वही सेम होगा, हमारा जो कर्व होगा ओ एक्स एक्सिस पर हमारा वही व्हीट का प्रोडक्शन होगा और ओ वाई एक्सिस पर होगा हमारा क्लोथ्स का प्रोडक्शन। ये हो गया पीपी कर्व। तो ये जो पॉइंट्स होंगे जैसे इसके अंदर हम मानकर चलते हैं ए, बी और सी, ये 3 पॉइंट्स इसके ऊपर दिए हुए हैं।
तो ये जो प्रोडक्शन है आपका अगर इन पॉइंट्स के ऊपर किया जा रहा है, यानी कि ए पॉइंट के ऊपर हो रहा है या फिर बी पॉइंट के ऊपर हो रहा है या फिर वो सी पॉइंट के ऊपर है, तो जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनका फुल यूटिलाइजेशन हो पा रहा है और आप बेटर टेक्निक का उसके अंदर यूज कर रहे हो। अगर आपके जो प्रोडक्शन का पॉइंट है वो पीपीसी कर्व के अंदर की तरफ होता है, तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, आप अपने रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि अगर फुलर यूटिलाइजेशन होगा तो वहां पर जो प्रोडक्शन होगा हमारा पीपी कर्व के ऊपर होता है, और पीपी कर्व के हम बाहर नहीं जा सकते। पीपी कर्व से बाहर कब जाएंगे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ये है हमारा ई पॉइंट, ये है हमारा एफ पॉइंट, ये होते हैं आपके अनअटेनेबल रिसोर्सेज। क्योंकि जब तक हमारे पास रिसोर्सेज नहीं बढ़ेंगे तो आप प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकते। ई पॉइंट के अंदर हमारे अटेनेबल रिसोर्सेज होते हैं, अटेनेबल रिसोर्सेज होते हैं, और एफ पॉइंट पर होते हैं हमारे अनअटेनेबल रिसोर्सेज। अटेनेबल रिसोर्सेज जिसको आप प्राप्त कर सकते हो, अनअटेनेबल रिसोर्सेज जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो आपको क्लियर है कि जो हमारा पीपी कर्व के ऊपर या फिर पीपी कर्व के अंदर जो पॉइंट होता है वो हमारे अटेनेबल रिसोर्सेज हैं, और पीपी कर्व से बाहर कोई भी अगर पॉइंट आपको दिया हुआ है तो वो हमारे अनअटेनेबल रिसोर्सेज होंगे, क्योंकि उसको हम तब तक प्राप्त नहीं करेंगे जब तक हमारे पास रिसोर्सेज नहीं बढ़ेंगे। तो जो आपका टेक्निक है उसके अंदर हम मानकर चलते हैं, वैसे तो एजम्पशंस दी हुई हैं कि जो हमारा प्रोडक्शन की टेक्निक होती है उसके अंदर चेंज नहीं होता, बट रियल लाइफ के अंदर ये एजम्पशंस अप्लाई नहीं होती, क्योंकि टाइम टू टाइम जो कंपनी है उसके प्रोडक्शन के अंदर चेंज होता है, टेक्निक के अंदर चेंज हो सकता है। तो अगर आपके जो रिसोर्सेज हैं उनके अंदर चेंज होता है, जैसे आपको दिया हुआ है, किसी भी कंपनी के रिसोर्सेज कम भी हो सकते हैं और वो ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जब किसी कंपनी के रिसोर्सेज बढ़ते हैं, सेम कर्व रहेगा हमारा, जो प्रोडक्शन है हम व्हीट और क्लोथ्स का ही शो करेंगे, और ये है आपका पीपी कर्व। तो देखिए आपको जो पीपी कर्व है पहले ये दिया हुआ है, अगर हम मानकर चलते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनकी ग्रोथ हो रही है या फिर डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, अगर रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो वहां पर क्या होगा, प्रोडक्शन को भी बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए हमारा जो कर्व है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, ये हो गया हमारा P1 और ये भी हमारा P1, ठीक है। तो ये जो हमारा कर्व है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि अगर हमारे रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो जो प्रोडक्शन है वो OP पॉइंट से OP1 हो जाता है। ऐसे ही जो वाई कमोडिटी होगी या फिर क्लोथ्स की कमोडिटी है, क्योंकि अगर हमारे रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे दोनों रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं या फिर हमारे दोनों कमोडिटीज़ के प्रोडक्ट को बढ़ाया जा सकता है। अब आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है तो आप दोनों कमोडिटीज़ के प्रोडक्ट को बढ़ाते हो। अगर आपके रिसोर्सेज नहीं बढ़ रहे तो आपको क्या करना पड़ता है कि एक कमोडिटी को कम करना पड़ेगा, दूसरी कमोडिटी को ज़्यादा करना पड़ेगा। तो बट यहाँ पर हमारे पास कंडीशन क्या दी हुई है, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं आपके वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो वहाँ पर दोनों कमोडिटीज के प्रोडक्शन को हम बढ़ा सकते हैं। इसी डायग्राम के अंदर हम नेक्स्ट कंडीशन को समझते हैं, यानी कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है, डिक्रीज ऑफ रिसोर्सेज। डिक्रीज ऑफ रिसोर्सेज के अंदर आपके लिए क्या है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो कम हो जाते हैं। कई बार कंपनी की जो कैपिटल है वो कम हो जाती है या फिर कंपनी को मार्केट के अंदर लॉस उठाना पड़ता है, तो वो क्या कर देती है, अपने रिसोर्सेज को कम कर देती है। अब रिसोर्सेज कम होंगे तो उसका प्रोडक्शन क्या होगा, कम किया जाएगा। तो इस तरीके से ये होगा हमारा P2 कर्व। तो PP2 कर्व के अंदर हमारा दिया हुआ है, यानी कि डिक्लाइनिंग ऑफ रिसोर्सेज, कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो प्रोडक्शन था वो OP से क्या हो गया, OP2, यानी कि ये अंदर की तरफ आ जाता है। अगर रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा PP कर्व, और जो अगर रिसोर्सेज कम होते हैं तो ये जो कर्व है हमारा वो नीचे की तरफ शिफ्ट होता है। नेक्स्ट है आपका कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर भी हम चेंज मानकर चलते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में टाइम टू टाइम क्या होता है, मार्केट के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज होती रहती है, नए नए प्रोडक्ट या फिर नई टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर आती है। तो जो एक प्रोड्यूसर है वो एक टाइम पर क्या करता है, एक प्रोडक्ट की जो टेक्निक है उसके अंदर चेंज कर सकता है। जैसे प्रोड्यूसर ने क्या डिसाइड किया कि वो क्लोथ्स के अंदर चेंज करना चाहता है, कि जो क्लोथ्स की टेक्निक है, जैसे पहले वो लेबर इंटेंसिव यूनिट को यूज कर रहा था, अब वो मशीनरीज को यूज करता है उसके अंदर।
तो जो हमारी टेक्निक है वो सिर्फ क्लोथ्स की ही चेंज की जाएगी। जैसे ये हमारा स्टार्टिंग का कर्व दिया हुआ है, जब तक हमारी जो टेक्निक थी वो कांस्टेंट थी। अगर जो टेक्निक है वो क्लोथ्स के लिए चेंज की जाती है, यानी कि OY यूनिट्स को चेंज किया गया है, तो जो हमारा कर्व होगा वो इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा वीट का प्रोडक्शन है वो सेम रहेगा, उसके अंदर हमने कोई भी चेंज नहीं करना। क्योंकि जो टेक्निक चेंज हुई है बच्चे वो किस प्रोडक्ट की हुई है, क्लोथ्स की। तो वीट के अंदर तो कोई भी टेक्निक चेंज नहीं हुई, तो वीट का जो प्रोडक्शन होगा वो सेम रहेगा। तो इस तरीके से जो कर्व है हमारा वो शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट अगर हम वीट के प्रोडक्शन को चेंज करते हैं, उसकी टेक्निक को चेंज किया जाता है, क्लोथ्स को सेम रखेंगे, तो उसके अंदर क्या होगा, एक ही कर्व के द्वारा आप इसकी सभी पॉसिबिलिटीज को यहाँ पर शो किया जा सकता है। क्योंकि जो पीपी कर्व है हमारा वो हर एक कंडीशंस के अंदर सेम रहता है। तो देखिए जैसे आपका ये स्टार्टिंग का पीपी कर्व दिया हुआ है, अब जो टेक्निक चेंज हुई है, कंडीशंस क्या बताई जा रही है बच्चे आपको कि OX कमोडिटी की जो टेक्निक है वो चेंज की जा रही है। तो OY कमोडिटीज़ को तो नहीं चेंज किया गया, तो OY कमोडिटीज़ का जो प्रोडक्शन होगा वो सेम रहेगा। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, और OY एक्सिस की जो कमोडिटी है वो आपकी चेंज हो जाती है। तो देखो प्रोडक्शन किस कमोडिटी का बढ़ाया था हमने, OX एक्सिस का, तो हमारा जो वीट का प्रोडक्शन है OP से OP1 हो जाता है। यहाँ पर हमने Y कमोडिटी को चेंज किया था, तो ये वाला चेंज हुआ हमारा, ये कर्व ऊपर की तरफ हो गया। यहाँ पर हमने X कमोडिटी को चेंज किया, तो X का जो कर्व होगा वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर हम दोनों टेक्निक्स को चेंज कर देते हैं, यानी कि दोनों प्रोडक्ट्स की जो टेक्निक है वो चेंज हो रही है, हम X की कमोडिटी को भी चेंज कर देते हैं और Y कमोडिटी के प्रोडक्शन को भी चेंज कर देते हैं, तो वो हमारा सेम रिसोर्सेज वाला कर्व होगा। जिस तरीके से आपके रिसोर्सेज के अंदर चेंज हो रहा है, यानी कि आपने जो रिसोर्सेज हैं वो दोनों कमोडिटीज़ के बढ़ा दिए हैं, तो हमारे पास वीट के प्रोडक्शन की टेक्निक को भी चेंज कर देते हैं और आप क्लोथ्स की टेक्निक को भी चेंज कर देते हैं। तो ये था हमारा स्टार्टिंग का पीपी कर्व। अब जो चेंज हो रहा है वो दोनों रिसोर्सेज के अंदर हो रहा है, यानी कि OY कमोडिटीज़ को भी चेंज किया गया तो उसको भी बढ़ाएंगे, और OX कमोडिटी को भी चेंज किया गया है तो उसको भी बढ़ा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा P1। तो इस तरीके से अब यहाँ पर क्या है, आपने दोनों कमोडिटीज़ की टेक्निक को चेंज किया है, OX कमोडिटी की टेक्निक को भी चेंज किया गया है और Y कमोडिटीज़ की टेक्निक को भी चेंज किया गया है। तो इस तरीके से जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो आज यहाँ पर कवर होती हैं। थैंक यू। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।